सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन स्वागत करती हूँ आप सबका नवतत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या का। आज हम कालू तत्व शतक का जो भाग दूसरा है उसका 5वां बोल करेंगे, जो कि है 5 इंद्रियों के 23 विषय। अगर हम 25 बोल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत ये हमारा 12वां बोल है, 5 इंद्रियों के 23 विषय। कंटेंट सेम है, आइए शुरू करते हैं। पुस्तक में लिखा है इंद्रियां ज्ञान करने का साधन है। हम किससे ज्ञान करते हैं? हम किसी भी चीज को जानते हैं इंद्रियों के माध्यम से, इसलिए ये ग्राहक है। इनके ग्राह्य तत्व विषय कहलाते हैं। ये जो भी तत्व ग्रहण करती है उन्हें विषय कहते हैं। तो 5 प्रकार की इंद्रियां होती है: स्पर्शन इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और रसन इंद्रिय। तो इन पांचों के 5 विषय होते हैं: शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। अगर जब हम इनको डिटेल में जानते हैं, विस्तार से जानते हैं, तो इनकी संख्या 23 हो जाती है। संसार में 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं। अगर छोटा विभाग करें तो मूर्त और अमूर्त। मूर्त पदार्थ जिनमें वर्ण, गंध, रस हो, तो इंद्रियां केवल मूर्त पदार्थों को ग्रहण करती है। मूर्त पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो अगर एक तत्व है तो इंद्रियां उसमें से अपने अपने विषय ग्रहण करती है, अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, उस द्रव्य की पर्यायों को ग्रहण करती है। जैसे लड्डू है तो हम उसको छूकर जानेंगे कि ये गर्म है या ठंडा, चख के जानेंगे ये मीठा है या तीखा, उसको देखेंगे तो उसके कलर को जानेंगे हम कि ये पीले कलर का है, सफ़ेद कलर का है या कैसे कलर का है। और जब हम उसको सूंघते हैं या उसकी गंध को ग्रहण करते हैं तो उसकी सुगंध और दुर्गंध के बारे में भी हम जानते हैं। तो इंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण करती है। कहने का तात्पर्य है कि कान है जिसका काम है सुनना, तो कानों के द्वारा हम देख नहीं सकते, आंखों के द्वारा हम सुन नहीं सकते। तो जिस इंद्री का जो कार्य है वह वही करती है। फिर चाहे एकेंद्रिय जीव हो, द्विंद्रिय या पंचेंद्रिय, सब में जो इंद्रियों की क्षमता है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हमने सुना होगा कि कुत्तों के कान बहुत तेज होते हैं, अर्थात मनुष्य की सुनने की क्षमता से कुत्तों की सुनने की क्षमता अधिक होती है। वे ज़्यादा छोटी से छोटी ध्वनि को भी, वे दूर तक की ध्वनि को भी वे सुन पाते हैं। तो चाहे किसी भी जीव की इंद्रियों की क्षमता कितनी भी विकसित क्यों ना हो, लेकिन वह दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। ये समझा हमने इंद्रिय और उसके विषय के बारे में। आइए अब हम उनके विषय के बारे में डिटेल से जानते हैं। 5 इंद्रिय के 23 विषय। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसे अपने हाथ से बनाएंगे तो मेरा यह मानना है कि उसके बाद आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो 5 इंद्रियों के 23 विषय में 5 विषय हैं: श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय। ये 5 विषयों के का विस्तार है। तो इनको मैंने अलग अलग कलर में लिखा है। तो पहला श्रोत इंद्रिय। श्रोत इंद्रिय के 3 प्रकार होते हैं: जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। श्रोत इंद्रिय का शब्द है विषय, श्रोत इंद्रिय का विषय है शब्द। जब हम कानों से सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? शब्द सुनते हैं। तो इसका विषय क्या हुआ? शब्द। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले जानते हैं शब्द क्या है। तो शब्द की सामान्य परिभाषा है जो भी बोला जाता है वह शब्द है। अभी मैं जो भी बोल रही हूँ वह शब्द हैं। इसी प्रकार जो ध्वनित होता है वह शब्द है। बोलने के अलावा अगर कोई ध्वनि, किसी भी प्रकार की ध्वनि हो रही है, चाहे वो पत्तों की आपस में टकराने की आवाज़ हो, चाहे वीणा बजा रहे हैं, चाहे चुटकी बजा रहे हैं, या और अन्य किसी भी प्रकार की जो आवाज़ ध्वनि है वह भी शब्द ही कहलाती है। तो शब्द के 3 प्रकार बताए गए हैं: जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। पहला जीव शब्द, इसे समझते हैं। हृदय, कंठ, सिर, जीवामूल, दांत, नासिका, होठ और तालु, ये 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ से शब्द की उत्पत्ति होती है। ये होठ हो गए, तालु हो गया, दांत हो गया, इन सब से हम शब्द निकाल सकते हैं। दांत आपस में कटकटाते हैं तो भी आवाज़ आती है, होठों को आपस में टकराने पे भी आवाज़ आती है, गले से भी आवाज़ आती है। इस प्रकार इन 8 स्थानों से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो ये 8 स्थान किसके होते हैं? जीव के होते हैं। क्या वीणा में ये हो सकते हैं? क्या वीणा के होठ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये 8 स्थान जीव के होते हैं। तो इन 8 स्थान से जो शब्द निकलते हैं वे जीव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अजीव शब्द की तरफ। तो पुद्गलों के संघर्षण से जो ध्वनि होती है वह अजीव शब्द कहलाती है। पुद्गल अजीव होते हैं और पुद्गलों के घर्षण से, 2 वस्तुओं के घर्षण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह अजीव शब्द कहलाती है। वीणा, झालर, ताल, कांस्य, हारमोनियम, गिटार आदि अनेक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स के घर्षण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह अजीव शब्द है।
इसके बाद खटपट करना, चुटकी बजाना, पांव चटकाना आदि क्रियाओं से जो शब्द होते हैं वे भी अजीव शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रकार है मिश्र शब्द। तो उपयुक्त आठों स्थान और वाद्यों का योग होने से जो शब्द निकलता है वह मिश्र शब्द कहलाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति वीणा बजा रहा है तो वीणा से जो शब्द आवाज आ रही है और मनुष्य जो प्रयत्न कर रहा है तो उन दोनों के योग से जो स्वर उत्पन्न हो रहा है वह हो गया मिश्र शब्द। अब प्रश्न यह है कि शब्द का क्या उपयोग है। शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं, सार्थक भी हो सकते हैं यानी कि अर्थ सहित भी हो सकते हैं और निरर्थक भी हो सकते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं हो। तो जिनका कोई अर्थ नहीं है उन शब्दों का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है सीधे तौर पे। लेकिन जो सार्थक शब्द हैं, फिर वो शब्द के रूप में हो या फिर ध्वनि के रूप में हो, प्राणी जगत भावनाओं को अभिव्यक्ति देने में उनका कार्य लेता है। अगर चिड़िया है, चाहे जूं है, चाहे द्विंद्रीय जीव है, चाहे पंचेंद्रीय जीव है, फिर वे ध्वनि के माध्यम से चाहे शब्द के माध्यम से जो भी शब्द निकाल रहे हैं वे अपनी भावनाओं को उससे अभिव्यक्त करते हैं। समूह चेतना में एक दूसरे को समझने के लिए शब्द ही एक सशक्त माध्यम है। जब व्यक्ति समूह में रहता है तब उसे अपनी बात को समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। जब तक अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध न हो जाए, विकसित चेतना वाले प्राणी अपने भावों के शब्दों के रथ पर आरूढ़ होकर समूचे व्यवहार का संचालन करते। कितने अच्छे शब्दों का चुनाव गुरुदेव ने यहाँ किया है। जब तक अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध न हो जाए, अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रियों के बिना होने वाला ज्ञान, जैसे कि मन परिविज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान, तो इनके बिना जो ज्ञान हो, जब तक अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध नहीं होता तब तक विकसित जो प्राणी है वे अपने जो समूचे व्यवहार का संचालन किससे करते हैं, भावों के शब्दों के रथ पर आरूढ़ होकर करते हैं। तो ये हमने समझे स्रोत इंद्रिय के 3 प्रकार, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है चक्षु इंद्रिय। इसके 5 विषय हैं। कृष्ण यानी काला, नील यानी कि नीला, रक्त यानी लाल, पीत यानी पीला और श्वेत यानी कि सफ़ेद। चक्षु इंद्रिय, आंखों से हम कोई भी वस्तु हम किससे देखते हैं, आंखों से देखते हैं। जब देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है कि ये पीले रंग की है या ये हरे रंग की है। तो ये जो वर्ण है यही चक्षु इंद्रिय का विषय है। वर्ण का अर्थ है रंग। ये 5 प्रकार के होते हैं, बेसिक 5 प्रकार के होते हैं। कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत यानी काला, नीला, पीला, सफ़ेद और लाल। अब हमारा ये प्रश्न हो सकता है, हमारे पास आसपास तो हम बहुत सारे कलर देखते हैं, जैसे कि पिंक हो गया, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, गोल्डन, ऐसे बहुत सारे कलर्स को हम जानते हैं। वो सब कलर इन रंगों के संयोग से बनते हैं, पर मेनली ये 5 कलर ही होते हैं। आगे पुस्तक में लिखा है, संसार में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं जिनको हम देख रहे हैं उन सब में ये 5 वर्ण विद्यमान रहते हैं। संसार में जितनी भी दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उनमें ये 5 रंग विद्यमान हैं। फिर जिस पदार्थ में जिस रंग की प्रमुखता होती है वह वैसा ही दिखाई देता है। उसके आधार पर हम उसे काला, नीला, पीला या सफ़ेद कह देते हैं। उदाहरण के तौर पे समझे तो अगर मैं एक बकेट लेती हूँ, उसके अंदर मैं 1 कटोरी काला रंग एक कटोरी पीला रंग डालती हूँ, 1 कटोरी सफ़ेद, 1 कटोरी नीला और 1 कटोरी पीला, यानी कि बचे हुए 4 कलर, और एक बड़ी बकेट भर के मैं उसके अंदर काला रंग डाल देती हूँ और उन सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फिर मैं अगर किसी को भी दिखा के पूछूंगी कि यह कलर कौन सा है तो वो क्या कहेगा, यह काला कलर है। क्यों? क्योंकि उसमें काले रंग की प्रधानता है, इसलिए बाकी रंगों का अस्तित्व छुप गया है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें वो कलर है ही नहीं, उनमें वह कलर भी विद्यमान है, परंतु जो रंग की अधिकता है वो हमें दिखाई देता है। पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। पुद्गल का सबसे छोटा रूप होता है परमाणु। पुस्तक में लिखते हैं वह दृश्य है पर हम उन्हें इन चर्म चक्षुओं से नहीं दे सकते, यानी कि जो परमाणु है वह भी दृश्य है। उसमें भी एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श होते हैं। उसके बिना तो हम उसे पुद्गल कह ही नहीं सकते, परंतु उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, अगर हमारे सामने एक कटोरी दही है तो साइंस मानती है उसके दही के अंदर बहुत बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया हमारी आंखों का विषय नहीं है तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो बैक्टीरिया हमें दिखाई देंगे। तो हमने आंखों की क्षमता को बढ़ाया माइक्रोस्कोप के जरिए, तो हमें वो दिखाई देने लगे। ठीक इसी प्रकार जो पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है परमाणु, जिसमें एक वर्ण, एक रंग, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श है, सबसे छोटी इकाई, तो उसमें भी वर्ण होता है।
फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हमने समझा चक्षुर इंद्रिय को। चक्षुर इंद्रिय के 5 आगे बढ़ते हैं। घ्राण इंद्रिय, घ्राण यानी कि नाक। नाक से हम क्या करते हैं, किसी प्रकार का गंध लेते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। तो जो मनोज्ञ, मन को अच्छी लगने वाली गंध होती है उसे हम सुगंध कहते हैं, और जो मन को अच्छी न लगे, अमनोज्ञ, उसे हम दुर्गंध कहते हैं। ये उसकी सामान्य परिभाषा हुई, परंतु इसकी कोई निश्चित मर्यादा नहीं है, उसका कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि एक ही गंध किसी के लिए खुशबू हो सकती है और किसी के लिए वह दुर्गंध हो सकती है। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, एक चर्मकार, जो एक चमड़े के जूते बनाने वाला चर्मकार है, वह उस चमड़े की खुशबू में दिन रात रहता है तो वो उसके लिए दुर्गंध नहीं है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसने इस गंध को कभी सहन न किया हो, कभी इसका सामना नहीं किया, अगर वो वहाँ से निकलेगा तो उसके लिए गंध सहन करना मुश्किल हो जाएगा, वह उसे दुर्गंध प्रतीत होगी। लेकिन चर्मकार के लिए वह सुगंध है। तो इसी प्रकार अन्य चीज़ों में भी कोई भी वस्तु का जो गंध है, किसी के लिए सुगंध भी हो सकती है, किसी के लिए दुर्गंध भी हो सकती है। तो इसका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन फिर भी भगवती सूत्र में कोष्ठापुट चूर्ण को सुगंध, इसका भगवती सूत्र में इसके उदाहरण दिए गए हैं। कोष्ठापुट जो चूर्ण होता है उसकी गंध को सुगंध, और मृत शरीर की गंध को दुर्गंध के रूप में वहाँ बताया गया है। ये हो गया घ्राणेन्द्रिय। आगे बढ़ते हैं रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय यानी कि रसना, जीभ से हम क्या करते हैं, रस का अनुभव करते हैं। तो ये रस 5 प्रकार के होते हैं, तिक्त, कटु, कसाय, अम्ल और मधुर। इनको 5 उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाया गया। सोंठ का स्वाद तिक्त, नीम का स्वाद कटु, हरितकी का स्वाद कसेला, इमली का स्वाद खट्टा और चीनी का स्वाद मधुर कहलाता है। इनके मिश्रण से नए रसों की उत्पत्ति हो सकती है। अगर हम खट्टा और मीठा आपस में मिक्स करते हैं तो हम कह सकते हैं इसका स्वाद टेंगी है। ऐसे शब्दों का हम अपना जनरली इस्तेमाल किया करते हैं। तो 2 स्वादों को मिलाने से नए स्वाद का निर्माण हो सकता है, निष्पत्ति हो सकती है, पर गौण होने के कारण उनका ग्रहण नहीं किया जाता है। पर जिस स्वाद की अधिकता होती है उसी को हम गिनते हैं। जैसे इमली की चटनी के अंदर मिर्ची भी होती है, उसमें चीनी भी या गुड़ के रूप में मिठास भी होती है, लेकिन अधिकता किस रस की होती है, इमली की, खट्टे रस की अधिकता होती है। इसलिए हम कहते हैं, अगर हम पूछेंगे कि इमली की चटनी का टेस्ट कैसा, तो हम बोलेंगे खट्टा होता है। यही बात यहाँ समझाई गई है। संसार में जितने प्राणी हैं उसमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति यानी कि एकेंद्रीय जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीवों के पास, यानी कि द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के पास रसनेन्द्रिय होती है। पर जितनी जितनी चेतना विकसित होती है उतनी उतनी उनकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो ये हो गया रसन इंद्रिय। रसन इंद्रिय के बाद हम बढ़ते हैं स्पर्शन इंद्रिय पर। स्पर्शन इंद्रिय के 8 प्रकार है। ये जो ब्लू कलर के लिखा है, डार्क ब्लू में दिखाई दे रहे हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, कृष्ण, मृदु, गुरु और लघु। ये 8 स्पर्श होते हैं। इनमें मेनली 4 होते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। इनके ही अधिकता से या फिर मिश्रण से ये बचे हुए 4 कर बनते। अभी मैंने यहाँ ब्राउन टिक लगा रखा है यूं, और यहाँ भी मैंने ब्राउन लगा रखा है। तो इसका मतलब है स्निग्ध की जब बहुलता होती है तब गुरु स्पर्श बनता है, और रुक्ष स्पर्श की जब बहुलता होती है तब लघु स्पर्श बनता है। इसी प्रकार जब शीत और स्निग्ध दोनों की बहुलता होती है तो मृदु स्पर्श बनता है, और उष्ण और रुक्ष दोनों की जब बहुलता होती है तब कर्कश स्पर्श बनता है। तो 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, जिनमें 4 ये मूल होते हैं, और इन्हीं की अधिकता से ये बचे हुए 4 स्पर्श बनते हैं। तो इस प्रकार टोटल 8 स्पर्श होते हैं। तो ये हमने समझा स्पर्शन को। तो 5 प्रकार के 5 इंद्रियों के हमने 23 विषयों को अच्छे से जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो ये दूसरों के पास पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। ओम अरहम।